एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ किंगडम फंजाई। इसके पहले मैंने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है वेरी शॉर्ट वीडियोज़ में, तो आप लोग उसको पहले देख सकते हैं अगर आप लोग को किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना है। आज हम लोग किंगडम फंजाई डिस्कस करेंगे। कंटेंट जो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो फंजाई जो होता है वो, इसका हैबिटेट क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। मतलब इसको अगर अपना फेवरेबल कंडीशन मिले, अगर इसको ह्यूमिडिटी मिले तो ये हर जगह ग्रो कर जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका सेल वॉल जो है वो काइटिन या चिटिन जिसे बोलते हैं उसका बना होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है। प्लांट्स का सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। ये डिफरेंस है, आया समझ में? ऑल राइट, ओके। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, सेल वॉल जो है फंजाई का वो काइटिन से बनता है। फंजाई जो है वो यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि ईस्ट को ही सैक्रोमाइसेस बोलते हैं। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है, अदर देन ईस्ट फंजाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। देखिए अब क्या है नेक्स्ट, ईस्ट को ही बेकर्स ईस्ट बोला जाता है या फिर ब्रूअर्स ईस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का। ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फंजाई का, ये सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इनको होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है फॉर कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, ओके। अब ये जो है ये फैक्ट है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन था। ये किससे आइसोलेट हुआ था? पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हम लोग फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाए थे जो कि पेनिसिलिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, फंजाई जो है, फंजाई देखिए ये क्या होता है कि हेटेरोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप तो होता नहीं है। तो फंजाई जो है वो एसोसिएशन बनाता है दूसरों के साथ। तो अगर वो फंजाई रूट के, प्लांट के, मान लीजिए ये प्लांट है और ये रूट है, यहाँ पे अगर फंजाई प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर वो एसोसिएशन बना रहा है तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। अगर फंजाई एल्गी से एसोसिएशन बना रहा है, मान लीजिए ये फंजाई है, यहीं पे एल्गी है, तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फंजाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा थीन, सिलेंडर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फंजाई जो होता है वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? जो फंजाई का स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे ही बोलते हैं हाइफे। और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसेलियम। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखिए फिर से बता रही हूँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंडर बॉडी होती है, देखिए थीन होता है, लॉन्ग होता है, इसे ही हाइफे बोलते हैं। और ये हाइफे जब नेटवर्क बना लेता है उसे ही माइसेलियम बोलते हैं। ठीक, ये हाइफे जो होता है, ये हाइफे या तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, क्रॉस वॉल जो प्रेजेंट है उसे ही बोलते हैं सेप्टा। अगर सेप्टा प्रेजेंट है इस हाइपे में तो इसे बोलते हैं सेप्टेड हाइपे। ठीक है, अगर वहीं पे इस हाइफे में सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं एसेप्टेड हाइपे। मतलब जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसे सेप्टेड हाइपे, और जिसमें सेप्टा एब्सेंट है, क्रॉस वॉल एब्सेंट है, उसे बोलते हैं एसेप्टेड हाइपे। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, देखिए ये मैं क्या बना रही हूँ, ये इसमें क्रॉस वॉल नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसेप्टेड हाइफे।
ठीक है, इसमें क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है बिना बाउंड्री के, तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देती है। अगर इसी में सेप्टा प्रेजेंट होता है तो ये सेप्टेट हाइपे बन जाएगा, और इसमें न्यूक्लियस क्या है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो इसे बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, अगर एसेप्टेट हाइपे है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब क्या देखना है, अब पढ़ना है हम लोग को रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई जो है वो तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव में फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सब के बारे में मतलब इन सबों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं, लाइक कोनिडिया, ज़ोस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोपोर, इस तरीके से स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक, इसमें मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन सब का रिप्रोडक्शन का भी तो मैं दूसरा वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल स्पोर्स लाइक एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं फंजाई। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, मान लीजिए देखिए ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली इसके पास 2 गैमेट्स फ्यूज़ होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो 2 गैमेट्स जो फ्यूज़ हो रहा है, पहले उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज़ होगा उन 2 गैमेट्स का, उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, ये न्यूक्लियस जो है तब उसके बाद फ्यूज़ होगा। ठीक, तब बनेगा क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक, यही 3 स्टेप्स हैं जो इसमें दिया गया है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, कैरियोगैमी में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, देन हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक, यही 3 स्टेप्स हैं, ईजी हैं। देखिए अब क्या होता है, फंजाई को जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप जो है वो फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, किस पे, प्लांट्स पे। देखिए पी फॉर फाइकोमाइसिटिस, पी फॉर प्लांट्स, प्लांट्स पे ये पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सिनोसिटिक और एसेप्टेड। मैंने बताया था इसका हाइफा जो है इसमें एसेप्टेड है, मतलब इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक, तो क्रॉस वॉल्स न प्रेजेंट होने की वजह से, क्रॉस वॉल्स न प्रेजेंट होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो कर रहा है, इसे ही बोलते हैं सिनोसिटिक। ओके, आ रहा है समझ में। इसका हैबिटेट क्या है, ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करेंगे। ठीक, इसका रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव में मोस्टली जो है कॉमनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल में वाया स्पोर्स, कौन कौन से स्पोर्स, ज़ूओस्पोर्स और एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल में ये दोनों तरीके से होते हैं, आइसोगैमेट्स या फिर एनाइसोगैमेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन शो करता है फाइकोमाइसिटीज में, तो एल्बिगो, राइजोपस और म्यूकर शो करता है। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज मतलब सैक फंजाई इसे बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज में। इसी में आता है सैकेरोमाइसिस, जिसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट। सैकेरोमाइसिस इसी में आता है। ये क्या होते हैं, कॉप्रोफाइल्स। कॉप्रोफाइल्स मतलब ये डंग लविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं। ठीक, डंग लविंग, ये डंग को डिकम्पोज करता है, इसका फंक्शन क्या है, डंग को ये डिकम्पोज करता है। इसमें जो है वो सेप्टा प्रेजेंट होता है और ब्रांच्ड हाइपे होता है। देखिए ये हाइपे हैं, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसमें ब्रांचिंग भी होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं ब्रांच्ड हाइपे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं।
ओके, ऑल राइट, आ रहा है समझ में। देन हम लोग अब डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज का? न्यूरोस्पोरा, एस्पेरजिलस एंड क्लेविसेप्स, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन से फंजाई आते हैं? जो हम लोग कॉमन मशरूम देखते हैं या फिर जो एडिबल मशरूम होता है या मशरूम, वो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। इनका रिप्रोडक्शन किससे होता है? मेनली बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें भी सेप्टा होता है और ये ब्रांच्ड हाइपे होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? सॉइल में, लॉग वो फूड में, मतलब जहाँ भी मॉइस्ट कंडीशन होगी। हम लोग देखते हैं बारिश के टाइम में भी नॉर्मली ये ग्रो कर जाता है कहीं भी सॉइल ऑयल में या फिर वुड पे। ठीक, रिप्रोडक्शन इसका क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका स्पोर कौन सा है? बेसिडियोस्पोर्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है एगेरिकस, उसे ही मशरूम बोलते हैं, अस्टिलैजो, जैसे स्मट और पक्सिनिया, ये इसका एग्जाम्पल है। देन लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर। ये डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको इनऑर्गेनिक में डिकम्पोज करते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं? मिनरल साइकिल में। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होता है और ब्रांच्ड हाइफे होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये डिकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, इसका रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनपरफेक्ट फंजाई। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बस कोनिडिया के थ्रू ही शो करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है ड्यूटेरोमाइसिटीज का? कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए, फाइनली हम लोग फंजाई कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वायरसेस, वायरॉइड्स या प्रियॉन्स। वायरसेस, वायरस एंड प्रियॉन्स, या फिर उसे ही बोलते हैं प्रायॉन्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, वायरसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं या फिर उसका फीचर देख लेते हैं। वायरसेस के पास जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको ना ही हम लोग लिविंग बोलते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं, क्योंकि लिविंग बोल नहीं सकते क्योंकि इसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इसलिए नॉन लिविंग बोला जाता है। लेकिन वो प्रॉपरली पूरे तरीके से नॉन लिविंग भी नहीं होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन सब के पास वो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, वो होस्ट को अफेक्ट करता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आर.एच. विटेकर ने वायरसेस को कहीं भी अपने क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं किया था। ठीक, ये हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। अब वायरसेस क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है, एसेल्यूलर होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, मतलब इसको होस्ट बॉडी चाहिए ही चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसको होस्ट बॉडी चाहिए। देखिए, वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। अगर वो लिविंग सेल मतलब होस्ट बॉडी के बाहर रह रहा है तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। अगर वो किसी लिविंग बॉडी या फिर होस्ट बॉडी के अंदर रह रहा है तो वो उस होस्ट के मशीनरी को हाईजैक कर लेता है या फिर टेक ओवर कर लेता है, और क्या करता है? वो खुद का ही रेप्लिका बनाने लगता है, मतलब खुद का ही कॉपी करने लगता है ताकि वो उस होस्ट बॉडी को हाईजैक कर ले। ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी क्या है? देखिए, एनसीईआरटी ने 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है। डीजे इवानोव्स्की 1892 में वायरसेस को वायरस टर्म दिया था, उसका मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड।
इसमें क्या होता है, कंक्लूडेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये किसने बताया था, इवानोव्स्की ने बताया था कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। देन नेक्स्ट आते हैं M.W. बेजर्निक 1898 में। इन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वाइवन फ्लूइडम, इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये बेंजरनिक ने बताया था। देन लास्ट में आता है W.M. स्टानले 1935 में। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया, मतलब अलग किया, सेपरेट आउट किया, और इन्होंने ही बताया कि वायरस जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बना है। ठीक है, किसने बताया था, स्टानले ने। अब वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं, वायरस कैसे बना है। वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से ही बना है, इसीलिए इसको लिविंग भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन को ही डिवाइड करते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। किससे मिलके बनता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनता है और प्रोटीन से मिलके बनता है। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है, तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, यही उसका इन्फेक्शियस मटेरियल है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रोटेक्शन, किसको, इसी न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब चलिए न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, या तो DNA या तो RNA। देखिए वायरसेस में क्या होता है, DNA RNA एक ही वायरस में नहीं प्रेजेंट रहेगा, या तो DNA प्रेजेंट रहेगा या तो RNA प्रेजेंट रहेगा। ठीक, ये हुआ न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज दिया है, वायरसेस का इन्फेक्शियस स्टेज क्या है। अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा वायरस होगा, कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वहीं पे एनिमल्स को कौन कौन से वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके। अब आता है प्रोटीन। इसके पहले तो हम लोग देख लिया न्यूक्लिक एसिड। देखिए वायरस जो है वो दोनों चीज़ से मिलके बनता है, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। अब मैंने न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, जो कि क्या इसका फंक्शन है, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन जो है वो सब यूनिट कैप्सोमियर से बनता है, उसे ही बोलते हैं कैप्सिड। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप लोग को समझ आएगा, ये इसका न्यूक्लिक एसिड, वायरस का न्यूक्लिक एसिड, ये देखिए ये है न्यूक्लिक एसिड RNA वायरस का। और इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके इस सब यूनिट को क्या बोलते हैं, ये कैप्सोमियर बोलते हैं। देन NCERT ने सेकेंड डायग्राम दिया है इसका बैक्टीरियोफेज का, या फिर बैक्टीरियोफाज इसे ही बोलते हैं। यह बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस। डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस, एनिमल्स में ये डिजीज कॉज करता है और प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करता है। देखिए एनिमल्स में वायरसेस कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, इस तरीके के डिजीज एनिमल्स में कॉज करता है वायरसेस। और प्लांट्स में मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ का रोलिंग या फिर कर्लिंग ऑफ लीफ, फिर लीफ का येलोइंग या वेन क्लियरिंग, फिर स्टंटेड ग्रोथ, ये सब किसके वजह से होता है, वायरसेस के वजह से होता है। देन अब लास्ट आता है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। वायरॉइड्स जो है इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, ये देखें वायरॉइड्स जो है वो वायरसेस से भी छोटा होता है, वायरसेस से भी छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोड जो है, जो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे पढ़े थे प्रोटीन कोड, ये जो था वो नहीं रहता है किसमें, वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं रहता है, बस फ्री RNA रहता है, इसीलिए ये स्मॉलर
देन वायरसेस होते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय T.O. डायनेर। डायनेर ने डिस्कवर किया था 1971 में। कब? जब ये स्टडी कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को, तभी इनको वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, लास्ट आता है प्रियॉन्स या फिर इसे प्रायॉन्स भी बोलते हैं। इसका इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है प्रोटीनीशियस होता है। इसका इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा था? आरएनए था। और इसका इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है? प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो कि इसका साइज किससे है? वायरसेस से। और वायरॉइड्स जो है वो वायरसेस से भी छोटे होते हैं। तो हम लोग का ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।